एक बार कोई पनाह मिले। यहाँ पे तो ये डर लगने लग रहा है कोई पीछे से गोली आगे ना लग जाए। यूक्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन है रशिया। रशियन पासपोर्ट होल्डर एक लड़की आई हुई है, उसकी भी इंटेरोगेशन हुई है, लेकिन उसको हमारे से 2-3 घंटे पहले छोड़ दिया जाता है। उनकी तरफ से उन्हें कोई भी मतलब नहीं, इन्हें कोने में पड़ा रहने दो। दोस्तों फिलहाल हम इंटेरोगेशन के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमें बॉर्डर पुलिस ने यहाँ पे रोक रखा है कई घंटों से, लेकिन 10 घंटे इस इंसल्टिंग सिचुएशन में रहने के बाद मैं आपसे सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। मैंने पूछा था उस ऑफिसर से, ये चीज़ हमारे साथ ही क्यों करी गई। दोस्तों मोल्दोवा देश, अ कंट्री इन ईस्टर्न यूरोप की इन शांत सड़कों से, जिनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी किसिनाउ से एक नई सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हाँ, आज की वीडियो में हम बॉर्डर क्रॉस करके जाने वाले हैं एक ऐसे देश जिधर कई सालों से युद्ध चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोल्दोवा के पड़ोसी देश यूक्रेन की। Russia is stepping up its assaults on Ukraine with unrelenting force, creating hysteria by warning of a possible Russian strike on NATO. Russian Defense Ministry claims its troops have also captured Prilipka in Ukraine's Kharkiv region. ये देखो दोस्तों, इस पार्क में जो इनका कैथेड्रल पार्क है, कल शाम को अपन इधर आए थे तो ये स्टॉल्स वगैरह कुछ नहीं लगी हुई थी, लेकिन आज देखो सुबह के समय यहाँ पे इतनी स्टॉल्स लग चुकी है। लोग कुछ ना कुछ बेचने लग रहे हैं, तरह तरह का सामान, और फेस्टिवल की तैयारियाँ चल रही है जोरों शोरों से। कल स्टेज भी सेटअप हो रही थी, उसका भी शोर आने लग रहा है, शायद रिहर्सल वगैरह चल रही होगी पास में। शाम लग रहा है शायद रिहर्सल वगैरह चल रही होगी पास में, शाम को होगा मेरे ख्याल से, या फिर दिन में, जैसे भी है। पतझड़ का मौसम है, पत्ते आप देख सकते हो, लोग बाग कुछ ना कुछ स्टॉल से खरीद रहे हैं, तरह तरह की स्टॉल्स है। शहद बिक रहा है, किसी पे कुछ बिक रहा है, जो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। फ़िलहाल अपन चलते हैं बस स्टेशन की ओर, क्योंकि ज़्यादा वक्त अपने पास है नहीं, ताकि अपन टाइमली एंटर कर जाए यूक्रेन। शाम को बस भी पकड़नी है। जैसा कि आप लोग मेरी पिछली वीडियो से जानते ही हो, मैं मोल्दोवा देश आया था रोमेनिया से, और इनकी कैपिटल सिटी किसिनाउ में कुछ दिन बिताने के बाद अब फाइनली वक्त आ गया इस देश को छोड़ने का। और मोल्दोवा देश 3 साइड से यूक्रेन से सराउंडेड है, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ से, और इसी देश के वेस्ट में पड़ता है रोमेनिया, जिधर से अपन इस देश में आए थे फ्लाइट लेके। मोल्दोवा देश पूरे यूरोप का सबसे गरीब देश भी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, और पूरे यूरोप की लीस्ट विजिटेड कंट्री भी है। हालांकि आज का जो दिन है वो काफ़ी खास है इनकी कैपिटल सिटी किसिनाउ में, क्योंकि आज को इनका फेस्टिवल्स है। तो शहर में जगह जगह सजावटें हो रखी है, अभी आप देखोगे पार्क्स वगैरह सजे हुए हैं। कल भी यहाँ पे स्टेज तैयार हो रही थी जब अपन घूम रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। बाकी भाई फिलहाल हम जाने लग रहे हैं इनके सेंट्रल बस स्टेशन, यानी कि ऑटोगार। हालांकि मोल्दोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज मोल्दोवन है, यानी कि रोमेनियन, सेम ही भाषा है ये। और मोल्दोवन या रोमेनियन एक लैटिन भाषा है, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें बाकी लैटिन भाषाओं से, जैसे कि स्पेनिश होगी, फ्रेंच होगी, इटालियन होगी, उन भाषाओं से काफ़ी सिमिलर है। लेकिन मोल्दोवा में रशियन भी बोली जाती है। ज़्यादातर लोग आपको सड़कों पे रशियन बोलते ही दिखेंगे। तो ऑटोगार, जो कि स्पेनिश में भी सिमिलर होता है, वहाँ पहुँच के हम बस तलाशेंगे यूक्रेन एंटर करने के लिए। यूक्रेन का वीज़ा हमने ले लिया है। जंग चल रही है उस देश में, पता नहीं कितनी परेशानी होगी एंट्री में, कितनी नहीं होगी। बॉर्डर वो लोग क्या सवाल पूछेंगे कि ऐसे जंग के समय आप लोग यूक्रेन क्यों आने लग रहे हो। पर उन्होंने ही वीज़ा इशू करा है, वीज़ा हमारे पास है, दोनों के पास वैलिड वीज़ा ऑनलाइन हमने ले लिया था। पता नहीं क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं। यहाँ पे बाकी मार्केट सी लगी हुई है, बस स्टैंड से ज़्यादा दूर नहीं है, हम पैदल चलते चलते शहर से बस स्टेशन की तरफ जाने लग रहे हैं। ये देखो पुरानी इनकी बसेस, सोवियत स्टाइल। मोल्दोवा पहले यूएसएसआर का पार्ट था, यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और यूएसएसआर की डिसोल्यूशन के बाद इन्हें आज़ादी मिल गई थी और ये रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा फॉर्म हुआ था। हालांकि प्लान हमारा था सुबह सुबह बिल्कुल 6-7 बजे निकलने का, लेकिन सर्दियाँ शुरू हो चुकी है तो अंधेरा ही रहता है 6-7 बजे तक। तो बाकी निकलते निकलते हमें 9:30-10 बज गए। उसके बाद हम यहाँ पे एक कैफ़े में गए, क्रीम डेला क्रीम, जिधर मैं कल भी गया था, काफ़ी इधर का अच्छा सा कैफ़े। उधर हमने ब्रेकफास्ट करा, कॉफ़ी वगैरह पी, और उसके बाद फिर हम निकले दोबारा बस स्टैंड के लिए। हालांकि सिटी का सेंटर बिल्कुल ही मतलब मॉडर्न सा था, मस्त मस्त कैफ़ेज़ थे उधर। और जैसे ही लेकिन हम बस स्टैंड के आसपास में आए
वही थोड़ी थोड़ी सोवियत फील्स आने लगी। अब यहाँ से हमें बस तलाशनी है। देखो रशियन में लिख रखे हैं यहाँ पे। नवांकुर बॉर्डर कितनी दूर है यहाँ से, कितने किलोमीटर होगी? 150 किलोमीटर। और फिर उधर से ओडेसा शहर जाएंगे हम, यूक्रेन की बॉर्डर से ओडेसा शहर कितनी दूर होगा? 50 किलोमीटर। बाकी अब जाके वक्त हो गया सुबह के 11, क्योंकि पहुँचते पहुँचते 11 बज ही गया। हमें बॉर्डर तक पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हम पहुँचेंगे यूक्रेन के ओडेसा शहर। उसके बाद फिर बाद में कीव भी जाएंगे, लवीव भी जाएंगे। लेकिन आज ये हमारी पहली डेस्टिनेशन होने वाली है ओडेसा शहर, जहाँ हम यूक्रेन में सबसे पहले कदम रखेंगे उनके बड़े शहर में किसी। यहाँ से टिकट लेनी है शायद। भाई इधर बस स्टैंड पे आती ही मैं काउंटर पे गया ओडेसा की टिकट पूछने के लिए, और जाती मैं जो लेडी थी काउंटर में उसे बोला कि भाई यहाँ से ओडेसा, तो उन लेडी का रिप्लाई था ओडेसा ओतोगार नॉर्थ, ओतोगार सेंटर, मतलब कि नॉर्थ बस स्टेशन पे जाओ, ये सेंट्रल बस स्टेशन है, इधर से ओडेसा की बस नहीं मिलेगी। उन्होंने बड़े अच्छे से हमें समझाया। पास ही में फिर एक जनाब थे, वो है हमारे पास, वो बोले कि भी ऑटो बस नॉर्थ, यानी या तो नॉर्थ बस स्टेशन पे जाओ या फिर एयरपोर्ट वाले बस स्टेशन पे जाओ ओडेसा की बस लेने के लिए। और फिर बोले बस त्राइस्तात, वो जनाब बोले। आप लोगों को याद होगा कि जब मैं लैंड हुआ था किशिनाउ में, मोल्दोवा में, तो एयरपोर्ट से 30 नंबर बस लेके मैं सिटी सेंटर आया था, और वो 30 नंबर बस ही एयरपोर्ट पे जाती है। तो उन्होंने बोला यहाँ से बस पकड़ो 30 नंबर और एयरपोर्ट वाले बस स्टेशन पहुँच जाओ, वहाँ से ओडेसा की बस ले लो। पर हमने डिसाइड करा गारेदे नॉर्थ चलते हैं, यानी कि जो नॉर्थ बस स्टेशन है वो टैक्सी करा ली, वो यहाँ से ज़्यादा नज़दीक है, वहाँ जाके बस तलाशते ओडेसा की मिल जाएगा, क्योंकि इस बस स्टेशन से तो नहीं जाने वाला। वैसे इस बस स्टेशन से देखो तिरास्पोल, जो कि ट्रांसनिस्ट्रिया है, उधर की बसेस चलने लग रही है, ठीक है। इसके अलावा इनकी बाकी बड़ी सिटीज़ जैसे कि बेंडर की भी बस है। तिरास्पोल नवांकुर गया हुआ है ट्रांसनिस्ट्रिया, तो ये पहले जब आया था मोल्दोवा, ये इसी बस स्टेशन से बस लेके गया था तिरास्पोल। इधर रास्ता नहीं है, ये आ गई भाई ऊपर हमारी। डिग्गी खोल दे मित्र। India есть тут университет. ओके। Медицина. मोल्दोवा। Да. ओके। सुबह सुबह भाई भीड़ इतनी लगी हुई है, 25 मिनट में तो पैदल ही पहुंच जाते, गाड़ी में ही 25 मिनट होने वाली है हमें। लो भाई 12 बज गए। इस सफ़र में इतना जाम था, इतनी भीड़ थी, ड्राइवर ही बोल रहे थे न्यू दिल्ली बन गया किशिनाउ का। फाइनली अब बस स्टेशन पहुंचे हैं, कब ओडेसा पहुंचेंगे, कब ट्रेन लेंगे अगली। स्पासिबा। बहुत टाइम लग गया भाई, टैक्सी में ना सड़क पे भीड़ बहुत थी। बाकी टैक्सी का खर्चा है 60 मोल्दोवन ल्यू, और $1 में 17 के करीब मोल्दोवन ल्यू होते हैं, और 1 मोल्दोवन ल्यू में अपने 5.25 इंडिया के रुपए। तो इतनी कोई महंगी नहीं थी, 300 रुपये लगे टैक्सी के, आधा पौना घंटा जाम में घूमते घूमते आए। तो बाकी यूरोप से कंपेयर करोगे तो काफ़ी सस्ता है मोल्दोवा। बस स्टेशन आ गए मम्मी के नॉर्थ वाले पे, यहाँ से देखते हैं हमें ओडेसा की बस मिल जाए तो। नवांकुर गए शायद आगे देखने। आसमान कितना साफ़ और मस्त हो रखा है, क्लियर ब्लू स्काई, सनी वेदर है। ये देखो बस खड़ी 12:30 बजे की है ओडेसा। भाई कमाल हो गया, पहली बस जो खड़ी दिखी ओडेसा की दिखी। और यहीं पे जो कंडक्टर था वो इंग्लिश में बोलता था। मैंने पूछा कि भी टिकट कहाँ से मिलेगी, बोला यहीं से मिलेगी। पर पर्सन 20 यूरो की टिकट थी, 50 यूरो का नोट दिया, 10 यूरो उसने लौटा दिए। यूरो में पेमेंट भी होगी, हालांकि यहाँ की करेंसी हमारे पास बची नहीं कैश, पर यूरो थे हमारे पास, यूरो से ही पेमेंट होगी। बोले बैग रख दो अंदर और किसी भी सीट पे बैठ जाओ। भाई इस बस स्टेशन से रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया सारी बसें जाने लग रही है। बुखारेस्ट जिधर हम पहले थे, ब्राशोव भी रोमेनिया में, कॉन्स्टेंटा ये रोमेनिया ही शहर है सारे, क्लूज नबोका भी। बताओ कहाँ की बसें जाने लग रही है। चल के पानी की बोतल ले लेते हैं रास्ते के लिए। 1.5 लीटर पानी की बोतल आई 18 मोल्दोवन ल्यू में, यानी कि 1 यूरो मान लो, जो कि बाकी यूरोप से कंपेयर करोगे तो बहुत सस्ता है। बाकी यूरोप में 2.5 यूरो 3 यूरो की आएगी, ये 1.5 लीटर की पानी की बोतल है, सच्ची है बड़े वाली। इंडिया से करोगे तो फिर भी आपको महंगा लगेगा, पर यूरोप में पड़ने वाला ये देश है, तो बाकी यूरोप से करेंगे तो काफ़ी सस्ता है। भाई मैं भी पानी लेने गया ना, तो मेरा दोस्त नवांकुर इनकी बस वालों की वेबसाइट चेक कर रहा था कि भाई किस टाइम बसेस चलती है, कितनी बसेस चलती है और कितने रुपए की टिकट है, क्योंकि हमने 20 रुपये करे, एक्चुअली में इतने की है क्या टिकट। तो इसने रियलाइज़ करा कि दिन में 16 बसेस चलती है यहाँ से किशिनाउ से ओडेसा शहर की। वॉर चलने लग रहा है यूक्रेन में, पर ओडेसा जो कि यूक्रेन के साउथ में पड़ने वाली एक सिटी है, उधर हालत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई ऐसी डिस्ट्रक्शन नहीं है, और एक पोर्ट सिटी है ओडेसा, क्योंकि ब्लैक सी के नज़दीक लगती है। तो ओडेसा में अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा आ जा रहे हैं। हालांकि मैं जिनको भी बता रहा था यहाँ मोल्दोवा में या फिर इससे पहले रोमेनिया में कि भी मैं यूक्रेन जाने वाला हूँ, तो सभी लोग बोल रहे थे भाई क्यों जा रहे हो, वहाँ जंग चल रही है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और इनफैक्ट मेरे एक दोस्त को भी मैंने बताया जो यूक्रेन का, अभी फ़िलहाल यूक्रेन नहीं है, मैंने उसे बताया कि मैं आज यूक्रेन जाऊँगा, कल बताया था, तो जस्ट अभी उसका भी मैसेज आया है कि कहाँ पे है, सेफ है क्या, सब ठीक है क्या। बाकी जो यूक्रेन देश है ना, उसे ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो ब्लैक अर्थ सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ना ग्रेन्स प्रोड्यूस करती है, और यूक्रेन देश
काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स और सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करता है बाकी जगहों पे। और जो ओडेसा शहर है जिधर हम जाने लग रहे हैं वो एक पोर्ट सिटी है यूक्रेन की, तो ब्लैक सी के थ्रू ओडेसा शहर से काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स एक्सपोर्ट होते हैं। और रशिया ने मिसाइल और ड्रोन अटैक्स करे हैं इनकी पोर्ट सिटी को शट डाउन करने के लिए, ताकि ये लोग एक्सपोर्ट्स ना कर सके, ग्रेन्स भिजवा ना पाए। पर फिर भी ओडेसा शहर की हालत इतनी ख़राब नहीं है, तो भी वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होगी। और जैसे जैसे हम देश के ज़्यादा सेंटर में जाएंगे वहाँ सिचुएशन और इंटेंस होती जाएगी यूक्रेन में। लेकिन सबसे पहले अपना चैलेंज है बॉर्डर क्रॉस करना और ओडेसा पहुँचना। भाई वाईफाई लगा हुआ बस में, तो ओडेसा जा रहे हैं फिर गोवा। और ड्राइवर ने बोला पहली 4 छोड़ के कहीं भी बैठ जाओ, पूरी बस खाली पड़ी है। वक्त भी होने वाला है चलने का, 4 मिनट रह गए 12:30 में। भाई बस में कुछ सवारी आगे बैठी तो है, लेकिन हमने देखा कि कोई भी लड़का नहीं है, सिर्फ हम ही हैं, सब औरतें हैं। क्योंकि जितने भी इनके लड़के हैं वो तो सारे फौज में ड्राफ्ट हो चुके हैं, तो सारी लड़कियां ही आती जाती दिखेंगी। लो भाई बस चल पड़ी है, जैसा मैंने बताया सिर्फ औरतें पूरी बस में, क्योंकि लड़कों को तो बाहर जाना अलाउड भी नहीं है। सभी मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, देश से बाहर जाना ही उनके लिए लीगल है। दोस्तों बस कुछ ही मिनटों में, कुछ ही मीटरों के बाद हम यूक्रेन की बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे और यूक्रेन देश में मोस्ट लाइकली एंटर कर जाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है तो बॉर्डर पे। ये मेरे ख्याल से लास्ट टाउन है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोल्दोवा देश में से नीस्टर नदी बहती है, और नीस्टर नदी के ईस्ट में एक लैंड ऑफ स्ट्रिप पड़ती है जो है ट्रांसनिस्ट्रिया, जो अपने आप को एक अलग देश मानता है। लेकिन हम फिलहाल साउथ में हैं मोल्दोवा के, और उसी नीस्टर नदी के बराबर से हम बॉर्डर पार करेंगे और यूक्रेन में घुसेंगे। ट्रांसनिस्ट्रिया वाली स्ट्रिप इधर नहीं आएगी, लेकिन सीधा साउथ ऑफ यूक्रेन यहाँ पे आएगा हमारे। ये बस लास्ट का टाउन आप कह सकते हो। सामने नदी बहने लग रही है, अभी थोड़ी देर पहले दिख भी रही थी। ये देखो हमारे लेफ्ट में है बिल्कुल नीस्टर नदी। अभी ये जो घर है ना, इन घरों के पीछे, और अभी इसके पैरेलल चलेंगे हम कुछ देर, और आगे जाके फिर हम लेफ्ट की डायरेक्शन मुड़ेंगे बॉर्डर की तरफ। पूरा ही रास्ता ना भाई ऐसे ही सुनसान था, यही खेत देखने को मिल रहे थे। ऑटम का टाइम चल रहा है तो पतझड़ का पेड़ लाल से येलो से दिख रहे थे, और सड़क पे कोई भी गाड़ी देखने को नहीं मिल रही थी। मतलब 1-2 कोई मुश्किल से व्हीकल्स दिख रहे थे, और वो भी किसी आसपास वाले गांव के लोगों के होंगे। पर सड़क पे देखो हमारे अलावा कोई भी नहीं जाता हुआ दिखने लग रहा अभी यूक्रेन इस सिचुएशन में। और ये गाँव से भी बिल्कुल खाली पड़े। इन गाँवों में भी बीच बीच में जो बसासत सी हमें दिखी वो भी बिल्कुल खाली थी। हो सकता है कि वॉर के डर से ये लोग भी अपने घर गांव छोड़ के जा चुके हो, दूसरे पार्ट्स में मूव हो गए हो देश के, इसलिए जो छोटे मोटे टाउन आ रहे हैं इनमें भी कोई इंसान तक देखने को नहीं मिल रहा है। यार देखो बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रहे हैं हम इस गाँव के या टाउन के से, कोई इंसान नहीं, एकदम सुनसान, कोई भी नहीं दिख रहा। बॉर्डर के आसपास के एरियाज में भी लोग, कोई भी नहीं दिख रहा भाई। मतलब ये भी मानो गोस्ट टाउन हो चुके हैं। ये जो बॉर्डर के आसपास वाले जो गाँव है, घर थे, एकदम खाली सुनसान। ये आ गई भाई सामने बॉर्डर, लाइन लगी हुई है बसों की। ये सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरे ख्याल से अपना नंबर आने का। हमेशा ऐसे बॉर्डर्स पे ट्रक ज़रूर खड़े दिखेंगे जो गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। लाइनों में हमेशा ही दिखते हैं, पर फिर भी काफ़ी खाली है बॉर्डर। कोई अनाउंसमेंट करी है बॉर्डर के पास, यहाँ पे बस रुकी है, इधर बाथरूम है, सामने बॉर्डर चेक पॉइंट है। दोस्तों इस बॉर्डर के उस पार सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है कि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, और इस वल्नरेबल सिचुएशन में हम खुद को विलिंगली डालने लग रहे हैं बॉर्डर के उस पार जाके यूक्रेन देश में घुस के। दोस्तों फ़िलहाल हम इंटेरोगेशन के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमें बॉर्डर पुलिस ने यहाँ पे रोक रखा है कई घंटों से, पिछले 3.5-4 घंटों से हमारी इंटेरोगेशन चल रही है। और ये हमें कभी बैग की तलाशी, कभी रिश्वत ले रहे, कभी पैसे मांग रहे हैं। अंधेरा हो चुका है। हमारी बस थी यहाँ से, हमारी ट्रेन थी ओडेसा से कीव की, शाम के 7:30 बजे की।
अभी लेकिन अंधेरा हो चुका है, रात के 8 बजने वाले हैं। बस ट्रेन तो हमारी ऑलरेडी छूट चुकी है, रात को यहाँ कर्फ्यू भी लग जाता है, पता नहीं क्या होगा। पिछले 4 घंटों से मैं बिठा रखा है और हम यहीं पे फंसे हुए अभी बॉर्डर पे। टाइम क्या हो गया, रात के 9:08 यहीं बैठे। और ये देखो भाई, यहाँ बैठे हम बैग्स के साथ, एक बैग किसी और का है। भाई टाइम देख लो क्या टाइम हो गया, रात के 11:08 है, अभी भी यहीं बैठे हैं। भाई सामने हमारे दफ्तर, रात के 1 बज गए। चलो दोस्तों, मोडिशा शहर तो एंटर हो गया है। रात के 1:15 बज चुके और यहाँ पे रात को कर्फ्यू लग जाता है। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, पता नहीं हम कैसे रात बिताएंगे, कहाँ रुकेंगे। इधर आके थोड़ी सी रोशनी हुई है, पीछे सारा एरिया ब्लैक आउट कर रखा था, बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। कोई रुकने की जगह देखेंगे एक बार, ये रात बिताने के लिए कोई छत मिले, और वहाँ जाके अगर मौका लगा तो आपको बताऊँगा हमारे साथ क्या चीज़ हुई है पूरी बॉर्डर पे। पिछले 10 घंटों से हमारे साथ क्या हो रहा था। पूरी सड़क पे आपको एक सिंगल गाड़ी भी नहीं दिख रही होगी चलती हुई, सभी जो भी खड़ी है वो पार्कड है। और हर कुछ मीटर पे हमें फौजी रोकते हैं, सिपाही रोकते हैं और तलाशी लेते हैं। और सवाल जो आप कर रहे हैं कि भी इस टाइम कैसे निकले हो, किसी तरह हम इस वैन में सफ़र कर रहे हैं जो मैं बॉर्डर पे किसी तरह से मिल गई थी। एक बार कोई जगह मिलती है तो आपको सिचुएशन बताऊँगा। Пожалуйста, Одесса, привоз. दोस्तों रात के 1:30 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से। कर्फ्यू का समय कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल अंधेरा। कर्फ्यू लगा हुआ है यहाँ पे, 11 बजे कर्फ्यू शुरू हो जाते हैं, 11-12 बजे रात को कर्फ्यू शुरू हुए, 1-2 घंटे हो चुके हैं। और एक बार आप सड़क पे अंधेरा देखो और शांति, और कितना सुनसान है, कोई भी नहीं है। कुछ लाइट्स उधर चल रही है पर कोई भी गाड़ी सड़क पे अलाउड नहीं है इस समय पे, कोई गाड़ी कोई इंसान अलाउड नहीं है। और हम यहाँ पे सड़क पे पैदल चलते हुए जा रहे हैं। आपको बताऊँगा बॉर्डर पे हमारे साथ क्या सिचुएशन हुई है, जो 9-10 घंटे की वो इंटेरोगेशन समझ लो, ह्यूमिलिएशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, बताऊँगा वो स्टोरी। एक बार कोई पनाह मिले। यहाँ पे तो ये डर लगने लग रहा है कोई पीछे से गोली आगे ना लग जाए। जब हम बॉर्डर पे थे तो सिर्फ एक बॉर्डर पुलिस ऑफिसर हमारी बात का थोड़ा बहुत जवाब दे रहा था, इंग्लिश के 1-2 शब्द आते थे उसे बस। तो उससे हमने पूछा था कि अगर हम अभी शहर पहुंच भी जाए तो भी तो कर्फ्यू होएगा। तो बोला हाँ। हम बोले क्या कर्फ्यू में हम ऐसे रात को घूम सकते हैं, ऐसे कैसे बाहर निकलेंगे? तो बोला मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि हम वहाँ रुक नहीं सकते थे। वहाँ से बोले अब जाओ, जाए कहाँ, इधर कर्फ्यू लगा हुआ है। किसी तरह शहर में पहुँचे हैं और एक होटल तलाशा में, लेकिन पता नहीं होटल में चेक इन होगा भी या नहीं होगा इस टाइम, क्योंकि कर्फ्यू है सारी जगह। शांति देखो आप, एक भी सिंगल गाड़ी, कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि अलाउड ही नहीं है। मिलिट्री घूम रही है जगह जगह पे, चेक पॉइंट्स थे। बिल्कुल सीरिया की याद आ गई थी मेरे को, तो हमारी वैन रुकवाई जा रही थी। ये सारी बातें कोई जगह मिलने पे मैं आप लोगों के साथ करूँगा। लेकिन आप लोग देखो अभी रात के आज यहाँ पे 1:30 बजे, एक इंसान तो छोड़ो, चलती गाड़ी तो छोड़ो, कुछ भी नहीं। और हम यहाँ पे रात को जाने लग रहे हैं। फ़िलहाल हम रोड के बीचों बीच है, सेंटर के एरिया के आसपास, और हमें ख्याल रखना पड़ रहा है कि किसी सरकारी बिल्डिंग के पास से तो ना गुजर जाए हम, क्योंकि अनजाने में ही अगर कोई नोटिस भी करेगा तो दिक्कत हो सकती है। दोस्तों इधर एक ये होटल है, बस आई होप ये हमें अंदर घुसने दे, एंट्री दे दे। खुली हो इनकी रिसेप्शन। इधर तो सब बंद लग रहा है, इधर से किया कहीं। बच गए भाई, बच गए। एक बार बस किसी तरह अंदर पहुंच जाए। ओ भाई, लो भाई फाइनली आ गया कमरे में, होटल मिल गया है। बस बचाव ही हो गया भाई आज तो। क्या दिन देखा है भाई आज का भी, सही में। आपको सुनाता हूँ भाई आज की सारी स्टोरी, क्या हुआ क्या नहीं।
चीज़ें एक बार चार्ज भी लगाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली एक बहुत लंबे दिन के बाद हम इधर यूक्रेन एंटर कर चुके हैं। यूक्रेन में किसी तरह एक होटल में पहुंच चुके हैं। रात बिताने के लिए एक जगह मिल चुकी है। अभी वक्त हुआ है सुबह के 2 या रात के 2, कुछ भी कह लो। और हमने किशिनाउ में अपने होटल से सुबह चेकआउट करा था। सुबह लगभग 9:45 के करीब पूरी तैयारी के साथ हम निकल पड़े थे। पास में ही हम एक कैफ़े में ज़रूर रुके थे किशिनाउ में। क्रीम दे ला क्रेम एक फ्रेंच बेकरी थी, फ्रेंच कैफ़े था, उधर हमने ब्रेकफास्ट करा। लेकिन उसके बाद से हम दोनों जने अपने बैग्स उठाकर ऑन द मूव ही है, ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो सुबह 10:30 बजे हमने वो ब्रेकफास्ट ज़रूर करा जिसमें छोटा मोटा कुछ खाया था। उसके बाद से ना हमारे पास कोई बाथरूम है, ना हमारे पास कुछ भी खाने का है। हमारे साथ स्टोरी क्या हुई है, चीज़ क्या हुई है बॉर्डर पे, वो सारी स्टोरी अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ, नरेट करने वाला हूँ। इनफैक्ट एंड में तो सिचुएशन ये हो गई थी, इतने घंटे यूक्रेन की बॉर्डर चेक पॉइंट पर बिताने के बाद अभी भी मैं वो कहूँगा सिचुएशन ये है कि बोलने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। जो हो गया सो हो गया। मैं प्रेफर वैसे यही करता कि भी मैं ना ही बात करूँ इस चीज़ के बारे में। हम फाइनली देश में घुस के आ गए, कहानी ख़त्म, जो हुआ सो हुआ। पर मेरे ख्याल से ये बात करनी ज़रूरी भी है और लोगों की जागरूकता के लिए और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुँचाने के लिए या फिर शेयर करने के लिए। शुरुआत करते हैं वापस किशिनाउ मोल्दोवा से। हम लोग होटल से निकले, एक फ्रेंच बेकरी पे गए, वहाँ पे छोटा मोटा कुछ भी खाना खाया। उधर से फिर हम पैदल चल के पहुँचे उनके सेंट्रल बस स्टेशन। उसके बाद हम एक टैक्सी लेके उनके नदन बस स्टेशन पहुँचते हैं किशिनाउ शहर के। जाम मिलता है, काफ़ी देर लग जाती है, देर पे देर हो ही जा रही होती है। लेकिन उस जो नॉर्थ उनका बस स्टेशन था उधर से हम बस पकड़ते हैं। वही बस जाके एयरपोर्ट के बाहर कई देर रुकी रहती है। लेकिन फाइनली वो हमें ले जाती है मोल्दोवा और यूक्रेन की बॉर्डर पे, यानी कि यूक्रेन देश के साउथ में। मियाका छोटा सा टाउन था, उस टाउन के नज़दीक जो बॉर्डर है, नीस्तर नदी बहती है। मैंने आपको बताया नीस्तर नदी डिवाइड करती है दोनों देशों को। जब हम बॉर्डर चेक पॉइंट पे पहुंचे थे मोल्दोवा और यूक्रेन की, उस समय वक्त हो गया था दोपहर के 3 बजे। अब हम फाइनली आ जाते हैं मोल्दोवा और यूक्रेन की बॉर्डर पे। अभी हमें मोल्दोवा देश को एग्जिट करना था और यूक्रेन देश के अंदर घुसना था यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने खुद लगभग 125 के करीब देश ट्रैवल करे हैं। नवांकुर ने 150 देश ट्रैवल करे हैं। हम दोनों काफ़ी सीजनड ट्रैवलर्स हैं। सारी तरह की बॉर्डर क्रॉसिंग्स कर ली है, ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू, पैदल चल के, टैक्सी के थ्रू, एयरप्लेन के थ्रू, शिप के थ्रू, मतलब जो भी आप इमेजिन कर सकते हो उन सभी तरीक़ों से हम लोगों ने देशों की बॉर्डर्स क्रॉस करी है। और ओवरलैंड जब भी आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो जनरली आप जिस देश से निकलते हो एक उनका इमिग्रेशन और कस्टम्स होता है, फिर आप जिस देश में घुसते हो उनका इमिग्रेशन और कस्टम्स होता है। काफ़ी केसेस में ये दोनों ऑफिसेज सेम बिल्डिंग के अंदर ही होते हैं। आज भी यही सिचुएशन थी मोल्दोवा और यूक्रेन दोनों कंट्रीज़ का। जो कस्टम और इमिग्रेशन ऑफिस था वो एक साथ था और एक ही बिल्डिंग के अंदर था, यानी कि मोल्दोवा वालों की इमिग्रेशन भी यही और यूक्रेन वालों की इमिग्रेशन भी यही। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बिल्डिंग में पहले मोल्दोवा से हम बाहर निकल रहे हैं, वहाँ पे पासपोर्ट पे स्टैम्प करवा के फिर कई दूर चल के जाना है, फिर यूक्रेन की इमिग्रेशन आएगी। ऐसा नहीं था, एक ही बिल्डिंग में दोनों ऑफिसेज थे। अब हम उस कॉमन इमिग्रेशन या बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे पहुंचते हैं। बस में आप लोगों ने देखा बस ऑलमोस्ट खाली थी। कुछ ही लोग थे बस में और वो भी यूक्रेनियन लेडीज थी या क्या पता मोल्दोवन भी हो, लेकिन औरतें थी सिर्फ। अब क्या होता है कि बस ड्राइवर हमारे पासपोर्ट्स लेके जाते हैं कस्टम्स और इमिग्रेशन के पास। वीज़ा मांगा जाता है तो हमारे पासपोर्ट पे शेंगेन वीज़ा था। अब ये मोल्दोवा वाले ऑफिसर मांग के गए कि मोल्दोवा का वीज़ा दिखाओ। अब मोल्दोवा का वीज़ा हमने शेंगेन वीज़ा के बेसिस पे लिया था, वीज़ा ऑन अराइवल। तो वो शेंगेन वीज़ा देख के पासपोर्ट ले जाते हैं। तकरीबन 5-10 मिनट बाद ऑफिसर लौट के आते हैं बस में और बोलते हैं कि भी तुम दोनों इंडियंस उतर के आ जाओ और चलो हमारे साथ ऑफिस में, और बाकी सबके पासपोर्ट लौटा दिए जाते हैं। अब हम इस वक्त रिलैक्स थे क्योंकि हमने बहुत सिचुएशंस डील करी है। हमें पता था ये चीज़ होनी ही है, कोई नई चीज़ नहीं थी। हमने एक्सपेक्ट करा था कि भी हाँ इंडियन पासपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आमतौर पे एक्स्ट्रा इंटेरोगेशन करते हैं, एक्स्ट्रा जांच पड़ताल करते हैं। कई देश ये भी चेक करते हैं कि भी इनका पासपोर्ट असली है नकली, फिर इनका वीज़ा असली है नकली, फिर अगर असली भी है तो क्यों आए थे, वापस कब जाओगे, क्या किया, वो सब हम प्रिपेयर्ड थे। और इनफैक्ट जब हम उतर भी रहे थे ना बस से, तब हम हंसते हंसते उतर रहे थे। और मैं मेरे दोस्त को 2 मिनट पहले यही बात बोल रहा था कि मुझे ना ओवरलैंड बॉर्डर क्रॉसिंग्स पसंद नहीं है इस महीने में। अब ये हमें बुलाएंगे 100% और हमारी वजह से बाकी बस को इंतज़ार करना पड़ेगा। ये चीज़ कई बार हो चुकी है मेरे साथ पहले भी। अगर वहीं हम किसी प्लेन से आए होते और हम इमिग्रेशन की लाइन में लगे होते तो प्लेन ऑलरेडी लैंड कर चुका है उनके देश में और लोगों को हमारी वजह से इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब ना बेइज्जती सी बहुत महसूस होती है कि आपको लक्ष्य उठा के ले जाया जा रहा है, जैसे कि आप
बहुत बड़े क्रिमिनल्स हो या फिर ऐसे सस्पिशन की नज़रों से आपको देखा जाता है, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग नहीं होती। वैसा ही कुछ हुआ। वो ऑफिसर बस में आए, उन्होंने रशियन में बोला, फिर वो बस के ड्राइवर ने हमें ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताया कि तुम दोनों इंडियंस उतर के जाओ, अपने बैग्स लेके अपने बैग्स चेक करवाओ और तुम्हारा पासपोर्ट इन्हीं के पास रहेगा। ड्राइवर हमें बोलता है कि वी विल वेट फॉर यू। अब मुझे अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। अच्छा इसलिए कि अगला इंसान इतनी कर्टेसी दिखा रहा है, बुरा इसलिए लगा कि ये लोग अब हमारी वजह से यहाँ पे इंतजार करेंगे। ऑफिस में ले जाया जाता है, बोलते हैं कि अपने बैग्स खोलो तुरंत। नवांकुर बहुत छोटा बैग लेके ट्रैवल कर रहा है क्योंकि ये इंडिया से स्पेशली मेरे से मिलने और यूक्रेन जाने के लिए आया था। सिर्फ 5 दिन के ट्रिप पे आए, 5-6 दिन के ट्रिप पे। मैं लंबी ड्यूरेशन से ट्रैवल कर रहा हूँ, नवांकुर भी लंबा करता है, पर अभी ये बीच में वापस जाने वाला है इंडिया। तो मेरे पास सामान थोड़ा ज़्यादा था, एक बड़ा बैकपैक, एक छोटा बैकपैक उन्होंने स्कैन करा, कुछ भी नहीं था हमारे बैग में, क्या मिलना था। और यही सामान लेके पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूँ मैं, हमेशा सेम सामान होता है। 125 देश मैं जा चुका, 150 देश ये जा चुका, यही सामान होता है सेम। बैग में बोलते हैं कि आपके बैग में दवाई है, मैं बोलता हूँ हाँ है, बोलते बैग खोलो। अब ये मोल्दोवा के कस्टम्स वाले थे, वहीं पे यूक्रेन के बॉर्डर सिक्योरिटी थी, वहीं यूक्रेन की इमिग्रेशन थी, वहीं यूक्रेन के कस्टम ऑफिसर थे। सारे ऑफिसर्स एक ही चार दीवारी के नीचे घूम रहे हैं, बैठे हैं, वहीं कॉमन ऑफिस है इनके। अंदर कमरे में वो घुस गए, उसके सामने वाला कमरा वो यूज़ कर रहे, उसके बराबर वाले वो यूज़ कर रहे। मतलब मोल्दोवा और यूक्रेन, रशियन भाषा बोली जा रही है पूरे ऑफिस में, बिल्कुल कॉमन शेयर्ड चीज़ें। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भी ये यूक्रेन वाले या मोल्दोवा वाले, नहीं, दोनों आपस में घूमे जा रहे हैं। अब हमारा सामान भी चेक हो रहा है तो यूक्रेन वाले भी आके वहाँ पे खड़े हो गए। इंग्लिश किसी को नहीं आती, सिर्फ रशियन। लेकिन रशियन बोलेगा ऐसे यूक्रेनियंस के साथ, वो चिढ़ जाएंगे। यूक्रेनियन ना रशियन आती, लेकिन हमें तो ना यूक्रेनियन आती। मेरे फ़ोन में एटलीस्ट ट्रांसलेटर ऐप पे रशियन डाउनलोडेड थी, इंटरनेट नहीं चल रहा था। अब वो सामान खोलना शुरू करते हैं, बोलते दवाइयाँ का है, मैं निकाल के देता हूँ, ये रही दवाइयाँ। क्या दवाइयाँ? बेसिक बुखार की दवाई, पेट के इन्फेक्शन की दवाई, पैरासीटामोल टाइप, जो बेसिक दवाई होती है जिन्हें लेके हर इंसान ट्रैवल करता है, और वो दवाइयाँ लेके मैं भी हमेशा ट्रैवल करता हूँ। अब उन्हें मिल गई पेट के उसकी इन्फेक्शन की दवाई नॉरफ्लोक्सासिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। अगर आपके पेट में डायरिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो वो मैं अपने पास रखता हूँ 2 पत्ते उसके। अफ्रीका वगैरह में एक आधी बार ज़रूरत पड़ी है पिछले 1-2 साल में, पर कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, नए पत्ते पड़े थे वो। अब उनकी नज़र उस पर पड़ी और उस पर लिख रखा। अब वो ट्रांसलेट करके देख रहे हैं हर चीज़, ये क्या है, ये क्या है। नवांकुर को थोड़े दिन पहले बुखार हुआ था, तो इसके बैग में बुखार की दवाई मिली, बेसिक बुखार की। ऐसा भी नहीं कि भी हमारे बैग में कोई रिक्रिएशनल ड्रग मिला हो, कोई अलग तरह की खतरनाक दवाई या ड्रग, कोई इस तरह की चीज़ मिल गई हो, या फिर कोई बहुत ही रेयर दवाई जो कि आप लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, जो कि बहुत प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, बहुत ही सिंपल पेट के इन्फेक्शन की और बुखार की दवाई, कुछ भी नहीं इसके अलावा। लेकिन उन्हें बहाना मिल गया कि तुम्हारे पास ये दवाई कैसे और इसकी प्रिस्क्रिप्शन का है। मैं बोला नहीं है, जबकि नवांकुर खुद डॉक्टर है मतलब चाहे तो इसको क्या प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। इसके पास बुखार की दवाई थी, मेरे पास पेट के इन्फेक्शन की और नॉरफ्लोक्सासिन का पत्ता था। सिमिलर चीज़ मेरे साथ एक बार गाम्बिया में भी हुई है, अफ्रीका में। पर वो अफ्रीका, ये यूरोप है। ये देश यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाह रहे हैं, मोल्दोवा भी, यूक्रेन भी, ये चाह रहे हमें यूरोपियन यूनियन में जोड़ो। इनके खुद के चैलेंजेस क्या है वो भी आप जानोगे। और वो ट्रांसलेट करके देख रहे हैं हर चीज़। दवाई के पत्ते पे ये चीज़ तो लिखी होती है कि भाई प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप ये नहीं ले सकते। तो बोला इस पे लिखा है प्रिस्क्रिप्शन का है, प्रिस्क्रिप्शन का है तुम्हारी। अब कन्फ्यूजन हो रही थी, हमें भाषा समझ में नहीं आ रही थी। मैंने मेरे दोस्त को, इलिया को, यूक्रेन का ही मेरा दोस्त है, मैं सोचा किसी रशियन दोस्त से बात कराने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये लोग और चिढ़ जाएंगे, तो यूक्रेनियन दोस्त से ही बात कराने का फ़ायदा है। तो मैंने मेरे सबसे नज़दीकी दोस्तों में से एक इलिया, जो कि बर्लिन रहता है, यूक्रेनियन दोस्त है मेरा, काफ़ी अच्छा। मैंने इलिया को तुरंत टेक्स्ट डाला, मैं बॉर्डर पे हूँ, तू ट्रांसलेशन कर मेरी, अगर फ्री है तो कॉल कर। इलिया का कॉल आया, लाउड स्पीकर पे फ़ोन करा मैंने, उनसे वो यूक्रेनियन बोल रहा है, यूक्रेनियन ऑफिसर्स के साथ। लेकिन बैग मेरा मोल्दोवन ऑफिसर्स के पास है, जो रशियन बोल रहे हैं, जो यूक्रेनी नहीं जानते। हालांकि काफ़ी सिमिलर है रशियन और यूक्रेनियन भी। तो मेरा दोस्त लाउड स्पीकर पे बोल रहा है कि इसकी ये पेट की इन्फेक्शन की दवाई और उसकी बुखार की दवाई आप मतलब ये लेके हमेशा ही ट्रैवल करते हैं, और ये अफ्रीका गया था तब से इसके बैग में है, 1 साल से इसके बैग में दवाई है, ऐसा क्या इशू हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें घुसने ही नहीं देंगे देश में, तुम जाओ यहाँ से वापस। मोल्दोवा के ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि हम तुम्हें यूक्रेन में नहीं घुसने देंगे। पहली बात तो यूक्रेन के हो ही नहीं, तुम मोल्दोवा के ऑफिसर्स हो। और यूक्रेन का ऑफिसर भी वहीं खड़ा होकर कह रहा है कि भाई ये तो यही डिसाइड करेंगे, अभी हम नहीं कह सकते कि तुम्हें हम घुसाएंगे या नहीं घुसाएंगे। मेरे दोस्त ने, यूक्रेनियन था जो कि खुद, उसने सिचुएशन समझाई जो मैंने उसे बताया इंग्लिश में, पर किसी तरह वो बोले कि बैठ जाओ यहाँ पे, इंतज़ार करो। यूक्रेनियन ऑफिसर्स भी, मोल्दोवन भी, सब आपस में मिले हुए। अभी मैं यूँ नहीं कह रहा कि भाई मोल्दोवन अलग थे, यूक्रेनियन अलग, अलग अलग देशों के ऑफिसर्स थे, लेकिन एक ही दीवार के नीचे वो सारे मिले हुए आपस में बातें कर रहे, प्लानिंग बना रहे। अब
ये वाला पार्ट नवांकुर बताता तो बेहतर होता, पर वो सो चुका। लेकिन क्या होता है, नवांकुर को उनमें से एक ऑफिसर बोलता है कि भी इधर आ, उसको अलग से ले जाके ट्रांसलेट करके दिखाता है कि तुम्हारे ऊपर फाइन लगेगा, ये दवाई लेके जा रहे हो तुम इसलिए। और मैं बोलता हूँ, नवांकुर मेरे को बोलता है हिंदी में, कह रहे हैं इस पे फाइन लगेगा। मैं उन्हें ट्रांसलेट करके बोलता हूँ कि भी ये दवाई इलीगल है या हम लेके नहीं जा सकते, तो ये दवाई तुम अपने पास रख लो, हम इन दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो क्या कह रहा है कि नो 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 दी ड्रग्स ऐसे इशारे कर रहा है जैसे कि ये नशे करने के ड्रग्स है। मैं बोला अगर ये नशे करने के ड्रग्स है तो तुम हमारे ऊपर एक्शन लो, अगर ये ऐसी ड्रग्स है तो फाइन किस बात का। अब ये बात चल रही, फिर हमने सोचा नवांकुर इतनी दूर से आया है और सिर्फ यूक्रेन जाने के लिए आया है, तो अगर फ़ाइन है तो अब हमें पता है फ़ाइन नहीं है, हमें पता है रिश्वत मांग रहे, साफ सी बात है। तो हमें पता है अगर ये रिश्वत मांगने का इनका एक बहाना है और अगर हम ये दे देंगे, हमारी वजह से पूरी बस रुकी हुई इंतज़ार कर रही है, हिंदुस्तान की बेइज्जती होने लग रही है। क्योंकि जब भी कोई नया ऑफिसर आ रहा है, एक यूक्रेन का, एक मोल्दोवा का, सभी लोग ये बोल रहे हैं इंडिया इंडिया। वो आके रशियन में कुछ बोलते बोलते इंडिया इंडिया इंडू। और बस में भी यही चीज़ हुई कि भी इंडियन है लेके आओ। तो हमें यूँ हुआ कि भी यार अगर कुछ पैसे देने से हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। देश की जो बेइज्जती होने लग रही है कि वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा मजाक बनाने लग रहे हैं। बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी, सच बताऊँ तो। हालांकि हम दोनों सीजन ट्रैवलर्स हैं, हमारे साथ सिमिलर चीज़ें पहले हुई भी है। यूरोप में पहले कभी नहीं हुई, मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुई यूरोप में, अफ्रीका में ज़रूर हुई है। पर इसलिए हमने इस चीज़ को कोई ज़्यादा नेगेटिवली नहीं देखा है, बड़ी डील नहीं बनाई इस चीज़ को लेके। हम आराम से ही डील कर रहे थे, हम तो हंस भी रहे थे अभी तक इस सिचुएशन में, क्योंकि पता है कि जैसे उन्होंने बोला फ़ाइन है, हम समझ गए वही पैसे खाना चाहते हैं। तो फाइनली नवांकुर ने उससे पूछा कितना फ़ाइन है, तो वो ऑफिसर बोलता है कि $100 का फ़ाइन है। तो नवांकुर उसे बोलता है हम बात करते हैं, रुको मैं डिस्कस करने। तो बोला ठीक है। अब वो ऑफिसर्स मेरे को आके पता है क्या बोलते हैं कि बैग वैग कर ले बंद अपना, वो जो कह रहा है वो कर लो। मतलब वो जो एक ऑफिसर जो नवांकुर से डील कर रहा है, जो कि छोटा सिपाही था, कोई सीनियर ऑफिसर भी था, और मेरे को साइड में आके वो कहते हैं कर ले बंद कर ले इसे। और मैं सोच रहा हूँ अभी तक तो तुमने इतनी बड़ी डील बना रखी थी कि इनके पास बुखार की दवाई है, और अभी तुम कह रहे हो बैग बंद कर लो। अगर वो दवाई इलीगल है, अगर तुम सारे लोग इतना इकट्ठा हो गए और कह रहे हो कि ये तुम लेके कैसे जा रहे हो, तो तुमने डस्टबिन में फिकवाई क्यों नहीं मेरे से, अगर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो। मतलब देश में, मैं कहना नहीं चाहूँगा ये बात, बिल्कुल नहीं कहना चाहता मैं इस तरह की सेंसिटिव बात, मतलब देश में इतनी फ्रेजाइल, इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है, मतलब जहाँ पे देश में खतरा है मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, बॉम्ब्स का, वहाँ पे तुम किस चीज़ को इशू बना रहे हो कि इसके पास पैरासीटामोल की गोली है। और अगर वो गोली इतनी खतरनाक है, अगर वो गोली ये जो एक्सप्लोजिव्स देश पे गिरने लग रहे हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक है, तो तुम इतने बड़े गद्दार हो कि मुझे वो एक पैरासीटामोल की गोली का पत्ता लेके जाने दोगे अंदर। अगर वो खतरनाक है जैसा तुमने उसकी हाइप बना दी, तो फिर तो तुम देश से गद्दारी कर रहे हो कि भी तुम मुझे वो लेके जाने दे रहे हो। अगर वो पहली बात तो मेरी नज़रों में तो वो चीज़ कोई कुछ है ही नहीं, कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अगर तुमने इतनी बड़ी फस बना दी, सारे ऑफिसर्स हमें घेर के खड़े हो गए, वो बस भी जा चुकी है फाइनली, बस हमारा इंतजार करके ड्राइवर फाइनली चला गया क्योंकि और लोग लेट हो रहे थे, बस हमें छोड़ के जा चुकी थी। लेकिन अगर वो बुखार की गोली इतनी ही बड़ी चीज़ है तो तुमने वो से फिकवाई क्यों नहीं, अपने पास रखी क्यों नहीं? ये क्या मतलब है कि पैक कर लो, कोई नहीं चलो। और ये जो कह रहा है अब इससे बात करो, वो क्या कह रहा है, वो ऑफिसर कह रहे हैं उनका कि $100 दो, मुझे कैश मत देना, क्योंकि उनके यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था। बोला कि अपने पासपोर्ट में डाल के दो। हम बोले पासपोर्ट तो तुम्हारे पास जमा है हमारा। बोले तुम्हारे बैग में एक तुम्हारा पुराना पासपोर्ट भी है, वो पुराना पासपोर्ट में $100 का नोट डाल के अंदर कमरे में रखाओ। नवांकुर ऐसा ही करता है, क्या चाह रहा था हमारे पास, जाके वो $100 उसके पुराने पासपोर्ट में डालता है, अंदर कमरे में रखाता है, वो जाता है, निकालता है, अपना करता है, और कुछ नहीं, हमारे बैग्स पैक्ड थे, बैग्स मिल गया हमें, बस ठीक है, हो गए तुम फ्री। लेकिन अभी तो यूक्रेनियन वालों का बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस का भी ड्रामा शुरू होना था। ये हम किससे फ्री हुए? मोल्दोवा के कस्टम से, जिसमें सिर्फ मोल्दोवन ऑफिसर्स इन्वॉल्व नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं, सिर्फ वो इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें यूक्रेनियंस भी इन्वॉल्व है, यूक्रेनियन ऑफिसर्स भी, क्योंकि वो सबकी मिली भगत है इनकी। अब क्या होता है, हमें लगता है कि बैग उठा लो, चलो पासपोर्ट दो हमारे, हम निकलते हैं अपनी कोई और बस ढूंढते हैं, क्योंकि 7:30 बजे की हमारी ओडेसा शहर से ट्रेन थी कीव की। और ये जो सिचुएशन अब हो गई थी कि उन्होंने हमसे घूस ली दवाई का बहाना बना के, और हमारे बाद इतने लोग आ रहे हैं, उनके बैग खुलवा रहे हैं, उनके बैग्स में दवाई है, लेकिन वो लोकल्स है, रशियन भाषा बोल रहे हैं, तो वो मोल्दोवन है या वो यूक्रेनियन है या उस रीजन के है, तो उनसे कोई फर्क ही नहीं उन्हें। एक तो अंकल आए थे, इतना बड़ा बैग, पैक्ड दवाइयाँ, बिल्कुल डब्बे बंद, हमारे आगे बैग खुला उनका देखा, उन्होंने कुछ बोला और बोले जाओ। वो तो सरासर स्मगलिंग है, हमारी तो पर्सनल यूज़ के लिए कोई पत्ता है एक।
अगर आप पैक्ड इतनी दवाइयाँ लेके जाने लग रहे हो, ऑब्वियसली पर्सनल यूज़ तो नहीं है नहीं, आप इतने बड़ा बैग भर के लेके जा रहे हो, पैक्ड दवाइयों के डब्बे, वो तो स्मगलिंग है एक तरह से, लेकिन उनसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम उन्हें हमारे से, क्यों ये मैं नहीं जानता। अब क्या होता है कि हमें लगा कि चलो हम फारिग हो गए, अभी भी हम टाइम से ओडेसा शहर पहुंच जाते हैं, पहुंच के हम अपनी ट्रेन ले लेंगे क्योंकि हमें कीव पहुंचना है। कीव यूक्रेन देश की लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी है, बहुत पुरानी हिस्टोरिक सिटी है, 1400 साल पुरानी सिटी है शायद। ओवरनाइट हमारी ट्रेन थी, हम थके हुए थे, हमने सोचा 7:30 बजे की ट्रेन, इसी हिसाब से हमने कराई थी। 8-10 घंटे की ट्रेन थी वो, 10 घंटे स्लीपर ट्रेन में आराम से सोते हुए जाएंगे, अगली सुबह कीव पहुंचेंगे, अच्छे से कीव घूमेंगे, इनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी कीव में वीडियोस बनाएंगे, 2-3 दिन कीव में बिताएंगे। ओडेसा हमारा रुकने का कोई प्लान ही नहीं था, कि ये था कि भी दिन में पहुंच जाएंगे, 4-5 घंटे ओडेसा घूम के फिर कीव। लेकिन 3 बजे वहाँ पहुंचे थे और अभी इस पूरी सिचुएशन से डील करते करते हमें 5 बज चुके थे। तो मैं थोड़ी जल्दी भी थी कि ओडेसा की तरफ चलते हैं यार, ट्रेन ना मिस हो जाए। लेकिन पासपोर्ट तो हमारा अब यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के पास जा चुका था। अब यूक्रेनियन ऑफिसर्स का खेल शुरू होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी वाले जो भी थे, उनकी बॉर्डर पुलिस फोर्स या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो भी येलो सी उनकी ड्रेस थी, अब वो एक ऑफिसर आते हैं और हमें बोलते हैं कि आपकी इंटेरोगेशन होगी। दोबारा बता दूं, मैं इंग्लिश नहीं आती किसी को, हमें रशियन नहीं आती, 2-4 वर्ड रशियन के हमें पता है, 1-2-3-4 वर्ड इंग्लिश के शायद उन्हें पता होगी, ट्रांसलेटर पे बात होने लग रही है सारी। वो हमें बताते हैं कि आपकी इंटेरोगेशन होगी और इसमें 1.5 घंटा लगेगा। ये बात है 5-5:15 बजे की। हमने सोचा 1.5 घंटा लगेगा तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी करो, क्योंकि यहाँ से ओडेसा शहर भी 1 घंटा दूर था बॉर्डर से। तो हम बोले जो भी है करो जल्दी। अब लेकिन इस सिचुएशन पे हम ऑलरेडी काफ़ी इंसल्टेड फील कर चुके थे। हमें यूँ था कि या तो वापस निकलो, इन्हें बोलते कि भी हमें नहीं जाना तुम्हारे देश में अगर हम वेलकम्ड नहीं है तो। प्रॉब्लम क्या थी, नवांकुर स्पेशली इतना सफ़र करके, इतने पैसे, इतनी महंगी फ्लाइट्स लेके आया था कि ताकि हम 1.5 साल बाद फाइनली एक ट्रिप साथ में कर सके। हम लोग 25 देश एक साथ घूमे, लेकिन पिछले 1.5 साल से हमने साथ में ट्रिप नहीं करी। और मेरा काफ़ी मन था हम दोनों साथ जाए यूक्रेन। ये पहले एक बार गया हुआ है, मैं कभी नहीं गया, मेरा पहला टाइम है यूक्रेन। और ये इतने लाखों रुपए लगा गया था, इतने हमने एफर्ट्स करे थे इस ट्रिप के लिए, तो हमने सोचा थोड़ा सा और सह लेते, थोड़ा सा और। वो थोड़ा थोड़ा करते करते हम बस सहते गए। और अगर उन्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी हमें वेलकम करने से, अपने देश में घुसाने से, तो हमें वीज़ा क्यों दिया? पहली बात तो ना, मैंने 2 बार यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करा है अलग अलग डेट्स के लिए, दोनों बार मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ है, दोनों की दोनों बारी। हमारे पास वैलिड वीज़ाज है, हम वीज़ा के साथ जाने लग रहे हैं। और एक ऐसी सिचुएशन में जब तुम्हारा देश वॉर से गुजरने लग रहा है, कोई तुम्हारे देश में नहीं आने लग रहा, तुम्हारे देश के खुद के लोग देश छोड़ के भागने लग रहे हैं, फिर भी हम तुम्हारे देश में आ रहे हैं कुछ पॉजिटिव तुम्हारे देश में दिखाने के लिए, तुम्हारे देश की पीड़ा दिखाने के लिए कि भी किस वजह से लोग इतने परेशान हो रहे हैं। हम तुम्हारा नुकसान करने तो नहीं आ रहे, तुम्हारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ पैसे देने ही आ रहे हैं, तुम्हें प्रमोट करने ही आ रहे हैं, वीजा लेके लीगल तरीके से, रिस्पेक्टफुल मैनर में, हर चीज के साथ। लेकिन अभी आप सुनना क्या होता है। बताया जाता है कि तुम्हारी इंटेरोगेशन होगी, 1.5 घंटा लगेगा। हम बोले ठीक है, हम हर चीज़ के साथ कंप्लाई करने के लिए तैयार है, जो भी चीज़ें हम साथ देने के लिए, हर चीज़ के लिए आप लोगों के साथ है, तैयार है, जो भी करना है करो, प्लीज़ शुरू करो। अब शुरुआत होती है कि भी हमें कमरे में बुलाया जाता है, कमरे में बुला के हमसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कैश कितना है, बैंक में कितना पैसा है, क्यों आए हो तुम यहाँ, क्या करने आए हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ पे वॉर चल रही है, पहली बार आए हो या पहले कब आए थे, रशिया गए हो कभी, रशिया क्यों गए हो, कब गए थे, रशिया जाने का पीछे तुम्हारा कारण क्या था, रशिया के बाद अब तुम यूक्रेन क्यों आ रहे हो। रशिया 7 साल पहले गया था मैं, 2018 में, 2025 खत्म होने वाला है। बताया कि भी घूमने के लिए आए हैं, क्या करते हो, बताया कि भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, क्यों देखना चाहते हो, क्यों घूमने आए हो, तुम्हें पता है यहाँ पे वॉर चल रही है, हाँ सब पता है, तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे, तुम रुकोगे कहाँ पे, तुम उड़ीसा से कीव कैसे जाओगे। हमारे पास सारी बुकिंग्स थी, फॉर्चुनेटली सारी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि नवांकुर का टाइम कम था तो मैं ज़्यादा प्रिपेयर कर था। आमतौर पे हम ट्रिप्स के लिए प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन इस ट्रिप के लिए कर रखा था। हमारी ट्रेन टिकट थी ओडेसा से कीव की, कीव से हमारे लवीव की ट्रेन थी, लवीव से हमारी समशुल, जो कि पोलैंड में एक टाउन है जिधर मैं पहले भी गया हूँ 2022 में, बॉर्डर पड़ता है पोलैंड और यूक्रेन की, समशुल की भी ट्रेन थी। फिर वहाँ से इसको जाना था क्राको से इसकी इंडिया की फ़्लाइट भी थी। पूरा ट्रिप कवर्ड था, सारी हमारे पास बुकिंग्स थी, दिख रहा था कि भी मैं यूरोप में ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं इन देशों में घूम रहा हूँ। तो बोल रहा है कि भी इधर क्यों आए तुम, मोल्दोवा क्यों आए। मैं बोला मैं मोल्दोवा नहीं, मैं बुडापेस्ट भी आया हूँ, मैं रोमेनिया भी आया हूँ, हंगरी भी आया हूँ, उसके बाद मैं मोल्दोवा आया हूँ, और उसके बाद मैं यूक्रेन आया हूँ, मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा हूँ, क्यों ना करूँ ट्रैवल। अगर मेरे पास परमिशन है, मेरे पास वीज़ा है, तुम्हारे देशों ने अगर वीज़ा दी है, अगर मैं वैलिड वीज़ा के साथ तुम्हारी इमिग्रेशन पार करके किसी भी देश में जा रहा हूँ, तो क्यों ना करूँ भाई। तो ये सारी चीज़ें समझाई उन्हें कई देर। अब जब फाइनली उसने देखा ना कि भी बुकिंग दिखाओ,
तो हमने उसे दिखाई हमारी ट्रेन है आज 7:30 बजे की। अभी वक्त हो गया था 5:30 पौने 6। हम बोले कि ओडेसा से हमारी कीव की ट्रेन है। बोला कि ये ट्रेन तुम नहीं ले सकते। हम बोले क्यों, पर इतनी बात ही नहीं हो पा रही। वो बोला कि भी नहीं ले सकते, इस ट्रेन को भूल जाओ तुम। फिर हमने एक दूसरी ट्रेन कराई रात के 9 बजे की। हमें पता था यहाँ देर लगने वाली है। अब उन्होंने जाके हमें बाहर बिठा दिया। अब इस कमरे में हम बैठे रहे। आप लोग स्क्रीन पे थोड़े बहुत नज़ारे देख पा रहे होगे इन क्लिप्स के ज़रिए। बस इस कमरे में एक कोना था, कोने में मैं और नवांकुर बैठे थे। 3 चेयर थी, उनमें से 2 चेयर लेके हम बैठे थे, हमारे बैग रखे थे साथ में। उसके अलावा बीच बीच में कोई आ रहा था जिनके साथ एक्स्ट्रा सवाल जवाब हो रहे थे, तो वो थे। और वो एक्स्ट्रा लोग कौन थे जिनके साथ सवाल जवाब हो रहे थे हमारे अलावा? एक लड़की थी जो कि रशियन सिटीजन थी, रशिया के पासपोर्ट के साथ आई हुई थी। जब इन दोनों देशों में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, यूरोप का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा युद्ध है ये युद्ध चलने लग रहा है। यूक्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन है रशिया। रशियन पासपोर्ट होल्डर एक लड़की आई हुई है जो कि हमारे से 2-3 घंटे बाद आई है। उसकी भी इंटेरोगेशन हुई है, लेकिन उसको हमारे से 2-3 घंटे पहले छोड़ दिया जाता है। मतलब सिचुएशन समझो कि भी हमारे को जान करके क्यों टारगेट किया गया। अब मैं नहीं जानता क्यों करा। सबसे पहली चीज तो देखो, इस देश में वॉर चल रहा है, ये एक्स्ट्रा मेजर्स लेंगे अपनी सेफ्टी के लिए, मैं मान रहा हूं वो बात। लेकिन जिनके साथ युद्ध चल रहा है तुम उनको हमसे पहले कैसे छोड़ सकते हो? हम उनसे ज्यादा सस्पिशियस कैसे हो सकते हैं भाई, जिस देश के खुद के पासपोर्ट होल्डर्स आने लग रहे हैं रशिया के। जैसे कि हम खुद इंडियंस तुमसे जंग लड़ने लग रहे हो। पता नहीं आई भाई, ये चीज मेरे समझ में नहीं आई। एनीवे, हमें वह बिठाए रखा कोने में। वहाँ पे ही मोल्दोवन ऑफिसर्स घूम रहे हैं, वहीं पे यूक्रेनियन ऑफिसर्स हमारे इर्द गिर्द। बहुत ही इंटेंस माहौल है। हमें हर इंसान देख रहा है। कोई भी जो पैसेंजर है, जो आम आदमी भी अपना पासपोर्ट लेके वहाँ से स्टैंप करवा के किसी कारण उस ऑफिस के अंदर से गुजर रहा है, सामने से गुजर रहा है, हमारे को ऐसी नज़रों से देख रहा है जैसे कि ये पता नहीं कितने बड़े क्रिमिनल्स पकड़े गए हो। 3 बजे हम वहाँ पे आगे बैठे थे। 3, 4, 5, 6 इंटेरोगेशन चलती गई। 7 जब भी मन करता हमें कमरे में ले जाते, पूछते, फिर बाहर ले आते, फिर कभी बाहर आके हमसे सवाल जवाब, फिर कमरे में, फिर बाहर। ये चीज़ चलती रही। 7 बज गए, 8 बज गए, 9, 9:30 की हमने दूसरी ट्रेन कराई थी। अनफॉर्चुनेटली हमें वो ट्रेन भी कैंसिल करानी पड़ी 9 बजने में, जब कुछ ही देर थी। 9 बज चुके थे रात के। ना वहाँ पे हमारे को कोई बाथरूम का एक्सेस था, खाने का तो छोड़ो, पानी भी नहीं पूछा कि तुम 1 गिलास पानी पियोगे क्या। कोई भी देश अगर आपको इंटेरोगेशन कर रहा है आपकी, या मान लो डिपोर्ट भी कर रहा है, उससे पहले कम से कम इतनी कर्टेसी तो रख लो यार, तुम्हारे देश में कोई आया है। या फिर मोल्दोवा वाले भी वहीं पे थे कि भी तुम्हारे देश में इतने दिन बिताए यार इन्होंने, यूं तो पूछ लो पानी पियोगे क्या। पानी तक नहीं पूछा भाई किसी एक इंसान ने वहाँ पे। अच्छी बात थी, मेरे बैग में खाने पीने का सामान बेसिक सा रहता है। मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे और सारी चीज़ें थी, थोड़ा बहुत हेल्दी सामान था खाने का, पानी भी था, तो हम काम चला रहे थे। पर उनकी तरफ से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, इन्हें कोने में पड़ा रहने दो। अब हम उधर बैठे रहे, हर इंसान हमें ऐसे अजीब सी नज़रों से देख रहा है। बैठे रहे। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। 10 बजे मैं उसे ढूंढता हूँ ऑफिसर को। बीच में हमने कई बार ढूंढने की कोशिश करी, उनको अप्रोच करने की, पर हमारे से आंखें मिलाए बिना ऐसे इग्नोर करके हमें चले जाते हो। मैं फाइनली उस ऑफिसर को बोलता हूँ कि भी क्या है क्या नहीं, तो वो बोलता है आदिन मतलब 1 जना करके कुछ बोलता है मेरे साथ कमरे में आओ। दोबारा कमरे में लेके जाता है, कुछ बोलता है रशियन में, समझ में नहीं आता। ट्रांसलेटर ऐप यूज़ करी जाती है, उस ट्रांसलेटर में ठीक से ट्रांसलेट नहीं होता, तो मैं बोलता हूँ कि भी मैं समझा नहीं, दोबारा बोलना। तो मेरे को बोलता है कि भी इंडिया में कौन सी भाषा बोलते हैं। मैं बोलता हूँ इंडिया में इंग्लिश बोलते हैं, तो मेरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखा। बोला नहीं तुम कौन सी भाषा बोलते हो। मैं बोला कि भी हिंदी भी बोलते हैं, पर तू मेरे को इंग्लिश में दिखा, तो और मैं इंग्लिश में ही जवाब दूंगा। तो वो फिर मेरे को दोबारा से करके दिखाता है। फिर मैं उससे सीधा पूछता हूँ, मेरे को सिंपली ये बात बता, हम इंसल्टेड फील कर रहे हैं, अगर हमें एंट्री नहीं मिल रही और वेट करना है, प्लीज़ हमें बता, हम वापस जाना चाह रहे हैं। और अगर हमें एंट्री मिलेगी तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, उस बात का भी जवाब दे, क्योंकि अब हम इस जगह पे और नहीं रह पा रहे हैं। हमारे लिए सिचुएशन बहुत ही ओवरवेलमिंग हो चुकी है। उसको कहाँ इतनी बात सुननी थी। वो सीधा ये जवाब देता है बॉर्डर पुलिस ऑफिसर कि भाई आपको हम एंट्री दे देंगे, लेकिन अभी आपकी सेकंड स्क्रीनिंग होनी बाकी है, अगर आप उसके लिए तैयार हो तो। मैं बोला हाँ तैयार हूँ, प्लीज़ इसे जल्दी स्टार्ट करो। बोला इस केस में अब आपकी सेकंड स्क्रीनिंग में आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और जो जो इंटरव्यूज हमने आपके लिए अभी तक जो इंटेरोगेशन करी है, वो सारी इंटेरोगेशन दोबारा होगी, और अब की बार वो वीडियो में रिकॉर्ड होगी। मैं बोला येस प्लीज़ स्टार्ट इट। उसने कुछ ही देर में कैमरा लगा के वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, और मेरे से वही सवाल दोहराए, कितना कैश है, कितने पैसे, आपके बैंक में कितने, आपके बैग में कितने पैसे है,
कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, क्यों आए हो, कब जाओगे, कहाँ से आए हो, पहले आए हो या नहीं आए हो, रशिया गए हो या नहीं गए हो, यूक्रेन आने के पीछे का रीज़न क्या है। वही तरह तरह के सवाल, सेम जवाब मैंने रिपीट करे इंग्लिश में, कभी ट्रांसलेट यूज़ करके रशियन में। फिर उसके थोड़ी देर बाद मेरे को बोला गया कि बाहर जाओ और अपने दोस्त को भेजो। फिर उसके बाद आता है नवांकुर, सेम सवाल इससे करे जाते हैं, लेकिन इसके केस में 2 लेडी ऑफिसर्स भी आ जाती है जो इससे और सवाल जवाब करती है, वो स्टोरी रिपीट होती है। और ये चीज़ हम अभी तक 10-10 बार कर चुके थे इन सवालों के जवाब। अब वही जवाब वीडियो रिकॉर्डिंग पे देने थे। मुंह पे हमारे बिल्कुल कैमरा लगा हुआ है, सामने रिकॉर्डिंग होने लग रही है। तो किसी तरह अब हम दोनों बाहर आते हैं। हमें लगा चलो फाइनली अब 11 सवा 11 बज गए, अब जाके पीछा छूटा, लेकिन अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। अभी बॉर्डर सिक्योरिटी वालों ने वो हमारी जो फाइल्स थी, डेटा था, वीडियो वगैरह, वो आगे इनकी इंटेलिजेंस को भेजी होगी। अभी उनके जवाब का इंतज़ार करना था या जो भी चीज़ है। उसके बाद इनकी इमिग्रेशन पे भी आना था हमें। ये तो बॉर्डर सिक्योरिटी था, ये चीज़ होती है। उसके बाद कुछ आधा पौना घंटा इंतज़ार करते हैं, फिर वो हमारे पासपोर्ट इमिग्रेशन वाले को दे देते हैं। इमिग्रेशन और वो शायद बॉर्डर सिक्योरिटी एक ही साथ काम कर रहे हो, एक ही डिपार्टमेंट में, पता नहीं। पर अब वो हमें दोबारा बुलाते हैं, दोबारा से हमारे फिंगरप्रिंट थंब स्कैन करे जाते हैं, उनके इंप्रेशंस लिए जाते हैं, जो कि पहले भी हुआ था। अभी इसी दौरान ही दोबारा से होती है चीज़ें। फिर हमारे पासपोर्ट पर स्टैंप कर दिया जाता है। अब हमारा पासपोर्ट थमा दिया जाता है यूक्रेन के कस्टम ऑफिसर्स को, जो कि आते हैं एक बड़ी सी उम्र के रशियन में, चिल्ला के हमें बोलते हैं बैग अपना इधर रखो और खोल लो। हमें लगता है यार उस बंदे ने हमसे पैसे किस बात के लिए थे। फिर अब रात के 12:30 बजे हमारे बैग्स दोबारा खुलवाए जाते हैं। किस्मत की बात ये थी कि वो जो ऑफिसर थे, यूक्रेनियन ऑफिसर, वो दिन में वहां पे नहीं थे, क्योंकि सबकी ड्यूटीज चेंज हो चुकी थी। हम वहां पे कई घंटों से थे और उन्हें नहीं पता था इनके कोई दवाई मिली थी जिसके पीछे कोई इशू बना था। ये बुरी बात भी मान लो चाहे अच्छी बात भी। बुरी बात यह है कि उन्हें पता होता कि इनसे पैसे ले चुके, अब उन्हें नहीं पता इनसे हम पैसे लूट चुके। पर अच्छी बात यह है कि उन्हें कुछ भी दवाई ववाई दिखती नहीं, बैग में थोड़ा सा सामान था, बस जूतों पे नजर गई, कपड़ों पे। बोले ठीक है जाओ यहाँ से। जाए कहाँ पे, रात के 1 बज गए, बाहर सड़क पे ठंड जमी हुई है, बिल्कुल 4 डिग्री टेम्परेचर वेदर हो रखा है, बिल्कुल ठंड में कहाँ जाए, बाहर कुछ भी नहीं, अंधेरा, कैसे जाए। कर्फ्यू लग जाता है रात को 11 बजे शहरों में, जाए तो जाएगा। अब वो जितने भी ऑफिसर थे रात का समय बोल रहे निकलो यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। आधा घंटा हमने वहाँ किसी तरह स्पेंड करा। फिर फाइनली एक वैन सी आती है, उस वैन के ड्राइवर को हम बोलते हैं कि भी उड़ीसा शहर जाओगे, हमें ले चलो। बोलते हैं 500 हरविनिया, इनकी जो करेंसी है हरीवनिया यूक्रेन की, मतलब इंडिया के 1000 रुपये, यानी कि 10 यूरो मान लो। ये भी लंबी कहानी है। उनको किसी तरह 20 यूरो देते हैं हम, वो भी हमारे से बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते, बोलते हैं अंदर जाके बैठ जाओ, अभी रुको। किसी तरह बैग ले दबाते हैं हमारे गाड़ी में। 1 या कुछ बज जाते हैं रात के, गाड़ी में सामान रख के। अब हम फाइनली बॉर्डर से चल पड़े उड़ीसा शहर की तरफ। हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लग गई, हमें एंट्री मिल गई। पूरी कहानी तो मैं अभी भी डिटेल में शायद नहीं बता पाया, कल नवांकुर के साथ डिस्कस करूंगा तो हो सकते थोड़ा सा और चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो हम एक साथ बात करेंगे। पर एनीवे, अब उस वैन में हम बैठ गए, पूरा गुप्त अंधेरा, ब्लैकआउट है पूरे देश में। पता नहीं जान करके इंटेंशनली कर रखा था कि जो भी मिसाइल अटैक्स वगैरह उन्हें पता ना चले, जैसे कि इंडिया में भी हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान। तो इसलिए अंधेरा कर रखा, पर मुझे नहीं पता शुरुआत के जो कुछ किलोमीटर थे दूर तक कोई एक सिंगल लाइट भी देखने को नहीं मिल रही थी। और धुंध, बिल्कुल धुंध, कुछ भी नहीं दिख रहा, अगला इंसान भी ना दिखे, इतनी ठंड। पता नहीं कैसे वो ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। और हर कुछ ही मीटर्स में मिलिट्री के चेक पॉइंट्स, जहाँ पे मिलिट्री गाड़ी रुकवाती थी, चेक करती थी कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, रात को है, कर्फ्यू का टाइम है, तुम बाहर कैसे निकले हो। और ड्राइवर उन्हें रशियन में कुछ बोलता था, 2-4 परमिशन दिखाता था, कोई स्पेशल परमिशन थी शायद उस ड्राइवर के पास। अच्छा वो उनकी नज़र हमारे पे नहीं पड़ती थी, क्योंकि पर्दे से लगे हुए थे और पीछे उन्होंने ध्यान से देखा नहीं। हमें देखते हो तो शायद ये भी पकड़ लेते मिलिट्री वाले भी। हर कुछ ही दूरी पे ऐसे मिलिट्री चेक पॉइंट्स आने लग रहे थे। और हमारे साथ ये जो पूरी इंटेरोगेशन हुई है, ये हुई क्यों थी, इसका कारण भी मैं अभी बताऊंगा। मैंने पूछा था उस ऑफिसर से कि भी तूने हमारे साथ ये सब क्यों करा, कि भी क्या दुश्मनी थी तेरी हमसे। लेकिन अब हम सड़क पे चल रहे हैं, एकदम धुंध, एकदम अंधेरा, हर कुछ ही मीटर्स पे। मेरे को सीरिया याद आ रहा था, मतलब एक ऐसा देश जो वॉर के थ्रू गुजरने लग रहा है, और देश की हालत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी वॉलेटाइल हालात है। और सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हर कुछ ही मीटर्स पे, मिलिट्री वालों के चेक पॉइंट्स रुकवाते हैं, सारी तलाशी, फिर 5 मिनट गाड़ी चलती है, दोबारा रुकवाते हैं। मतलब इतना स्केरी सा माहौल था यार, रात के समय किसी तरह हम घुसे थे। अब लेकिन हम उड़ीसा शहर के नज़दीक आ जाते हैं, कैसे ही कैसे। उड़ीसा शहर में थोड़ी थोड़ी रोशनी देखने को मिलती है, लेकिन कर्फ्यू लगा हुआ है, रात को बाहर निकलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ना ही आप पैदल चल सकते, ना ही गाड़ी, सिर्फ आपके पास कोई बहुत स्पेशल परमिशन हो तो आप जा सकते हो, जो पता नहीं शायद उस गाड़ी वाले के पास थी या पता नहीं। शहर में घुसते हैं, रेड लाइट्स काम कर रही है, लेकिन एक सिंगल गाड़ी नहीं सड़क पे, एक सिंगल इंसान नहीं,
कुछ भी दूर दूर तक देखने नहीं मिल रहा, यूं लग रहा है एकदम गोस्ट टाउन है, इधर कोई रहता ही नहीं, लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके इस शहर से जा चुके, इधर कोई रहता ही नहीं, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही। किसी तरह उसने हमें उतारा होटल के पास में बस स्टॉप पे, और वहां से हमें पैदल आना था, लेकिन अंधेरे में आपने सफर देखा ही, किसी तरह हम सफर तय करने लग रहे पैदल चल के, अजीबोगरीब शोर होने लग रहा है, हवाएं भी ऐसी डरावनी सुनाई दे रही है जंग की वजह से, कोई थोड़ा सा भी हवा चल रही है तो पता नहीं दीवारों के थ्रू पेड़ों पे वो लग के ऐसी कानों को सुनाई देने लग रही है। रात के 1:30 बजे इस अंधेरे में, इस सिचुएशन में हर चीज़ एकदम हॉरर मूवी बन गई भाई। और वो 8 मिनट का सफ़र था उधर से लेके जिस होटल में हम पहुँचे इधर तक का, लेकिन वो 8 मिनट मानो भाई निकालने मुश्किल हो गए थे। और वो तो हम 2 जने थे तो काफ़ी आसानी होगी, अकेले इंसान के लिए बॉर्डर पे पूरी सिचुएशन, और ऊपर से ये जो बॉर्डर से यहाँ तक पहुँचने वाली सिचुएशन रात के लिए, चाहे मैं ही होता वो अकेला, चाहे वो नवांकुर होता, ये सिचुएशन और ज़्यादा मुश्किल और इंटेंस और काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है। और जबकि हम इतने एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स हैं तो भी। अभी हम यहाँ पे आगे वीडियो मैंने बना दी, आपको बता दिया कि हमारे साथ बॉर्डर पे क्या हुआ था। आई नो बहुत सी छोटी डिटेल्स मैंने मिस कर दी होगी, वो जो इमोशंस थे उस टाइम पे वो इमोशंस अब मेरे नहीं है, क्योंकि 10 घंटे हमने वहाँ पे बॉर्डर चेक पॉइंट पे बिताए दोस्तों। 10 घंटे आप इमेजिन कर सकते हो। हमारे पास वैलिड वीज़ा है, सारी वैलिड बुकिंग्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज़ है। उनके पास भी राइट है इंटेरोगेशन करने का, उनके पास भी सवाल जवाब करने का राइट है। ठीक है भाई, उनका देश है, उनके देश में जंग छिड़ी हुई है, इतनी बुरी हालात है उनके देश में, तो ऑब्वियसली उनका बिल्कुल हक बनता है सारी चीज़ें करने का। लेकिन समझ में मेरे ये चीज़ नहीं आई कि जब भी हमारा पासपोर्ट था उनके पास, तो हर इंसान आके बार बार इंडिया इंडिया क्यों बोलने लग रहा है। या फिर हमारे आगे वहाँ से 200-250 लोग गुजरे होंगे, 200 से 300 के बीच में लोग गुजरे होंगे, उनमें से हम ही इतने सस्पिशियस क्यों लगे पहली चीज़ तो। जबकि हम दोनों के पासपोर्ट देख के पता लगता है कि हम एक्चुअली में ट्रैवल करने आए, हर देश में जाने लग रहे हैं, 150 देशों की स्टैम्प्स है। एनीवे छोड़ो। अगला सवाल ये पैदा होता है कि भी अगर तुम्हें कुछ नेशनैलिटी से प्रॉब्लम है तो रशिया नेशनैलिटी से तो हमारे से भी ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए तुम्हें। तो कुछ सवालों के जवाब बहुत ही अनआंसर्ड थे मेरे। और जब हमारी फाइनल इंटेरोगेशन कंप्लीट हुई, मैंने उस एक बॉर्डर पुलिस ऑफिसर को जाके अप्रोच करा और रशियन में उसे इतना बड़ा मैसेज लिखा और सुनाया। उसके साथ में एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी थी, बॉर्डर पुलिस ऑफिसर। जब सारी चीज़ हो गई थी, जाने से पहले मैंने उसको अपने पूरे इमोशंस एक्सप्रेस करे कि मुझे पता है सब कुछ हो चुका और शायद तुम भी बहुत अच्छा फील ना कर रहे हो जो हमारे साथ हुआ उस सिचुएशन को लेके, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा और मैं बहुत इच्छुकता के साथ इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ हमारे साथ ही क्यों करी गई। क्या ये कारण हमारी नेशनैलिटी था, यानी कि हमारा इंडियन होना था, या फिर हम दोनों बहुत सस्पिशियस लगते हैं, या फिर इसके पीछे का कोई और कारण था। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा अगर आप मुझे बताना ठीक समझते हो तो। और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि आपके देश की सिचुएशन ठीक नहीं है। मैं आपके काम की, आपकी जॉब की रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और मैं पर्सनली आपसे कोई भी दुश्मनी लेके यहाँ से नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ कि हमारे साथ जो भी चीज़ हुई, उस ह्यूमिलिएशन या फिर उस इंसल्ट के पीछे का कारण क्या था। क्या वो कारण हमारी नेशनैलिटी थी, हमारा इंडियन होना था, क्योंकि हमारे अलावा रशियन भी गए हैं वहां से, या फिर हम बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लगते हैं ताकि हम आगे से ख्याल रख सके, या फिर अगर इस चीज़ के पीछे कोई और कारण था और आप मुझे उस बात का जवाब दे सके तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। मैंने इतना लंबा क्वेश्चन और अपनी बात उनके आगे रखी, और मैंने इस मैसेज में एक और लाइन ऐड करी कि अगर मुझे 10 घंटे यहाँ पे इंतज़ार ना करना पड़ा होता तो मैं शायद आपसे ये सवाल पूछता भी ना। लेकिन 10 घंटे इस इंसल्टिंग सिचुएशन में रहने के बाद मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। उन्होंने वो पूरा मैसेज पढ़ा। अब की बारी, पहली बारी उन्होंने मेरे किसी मैसेज को सीरियसली लिया। पूरा मैसेज उन्होंने ध्यान से पढ़ा, वक्त लेके। साथ ही में उनके एक वो लेडी पुलिस ऑफिसर भी खड़ी थी जो खड़े होके वो मैसेज देखने लग रही थी। और वो पूरा मैसेज पढ़ने के बाद उन ऑफिसर का पहला रिएक्शन था एक स्माइल और थोड़ी सी हंसी। और वो अपना ट्रांसलेटर निकालते हैं फ़ोन में और ट्रांसलेटर ऐप पे कुछ लिखते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही उनकी इंटेंशन थी, या फिर वो यही लिख रहे थे, या फिर ये गलती से लिखा गया था, या फिर वो ये मीन नहीं करते थे। उन बातों के बारे में मैं नहीं बात करना चाहता। जो मुझे उनकी ट्रांसलेटर ऐप से सुनाई दिया, उनसे जब वो प्ले हो गया तो जो मुझे सुनाई दिया था वो लाइन यूं की यूं ये थी, इंडिया इज क्रॉसिंग द लाइन। ये उनके वर्डिंग्स थे उस ट्रांसलेटर ऐप के थ्रू। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्चुअली क्या बोलना चाहते थे या क्या मीन करते थे, सिर्फ ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे सुनाई दी
उनकी ट्रांसलेटर ऐप से, क्योंकि ये इंग्लिश में बोली गई थी ये बात मेरे से। उन्होंने रशियन में हो सकता है कुछ और लिखा हो, लेकिन जो मुझे इंग्लिश में सुनाई गई चीज़, वो चीज़ ये थी, इंडिया इज़ क्रॉसिंग द लाइन, जिसमें इंडिया देश का मेंशन यूं का यूं किया गया है और साथ में यूं भी मेंशन किया गया है कि इंडिया इज़ क्रॉसिंग द लाइन। किस चीज़ की लाइन ये मैं नहीं जानता, कुछ भी मतलब हो सकता है। ये जो मुझे सुनाई दिया मैंने सिर्फ वो बताया। तो उन्होंने जो पहली लाइन जिसमें इंडिया देश का भी नाम था और वो कोई लाइन पार करने की भी बात कर रहे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल, पता नहीं किस चीज़ की लाइन, मुझे नहीं पता, वो कैंसिल करके उन्होंने दोबारा जो मुझे चीज़ सुनाई वो थी, इट वॉज जस्ट अ हार्ड डे। उसके बाद वो मुझे थैंक यू बोलते हैं इंटरेस्टिंगली, और मैं वहाँ से निकलता हूँ। और अब ये वो समय था जब हमें यूँ था कि भी यहाँ से जाए तो जाए कहाँ। और जाने से पहले मैं उन्हीं ऑफिसर से एक बारी ये भी पूछता हूँ कि भी शहर में तो कर्फ्यू होगा, हम वहाँ जा सकते हैं नहीं जा सकते, कि भी वहाँ पे अलाउड है नहीं है। तो उन्होंने कहा येस एंड नो, आई डोंट नो, ये उनका जवाब था। और उसके बाद इस पूरी हैसल के थ्रू हम गुजरे, किसी तरह कोई बस वैन पकड़ के हम यहाँ शहर में पहुँचे, इस होटल तक आए। ये था आज का दिन, हमारा पहला दिन, जब हमने किशिनाउ मोल्दोवा की कैपिटल सिटी से ओडेसा, अ पोर्ट सिटी ऑफ यूक्रेन तक का सफ़र तय करा, जो कि ब्लैक सी के नज़दीक लगती है। इनफैक्ट इस होटल का नाम भी ब्लैक सी होटल है, नज़दीक में ब्लैक सी पड़ता है, जिधर से ये ओडेसा सिटी के थ्रू इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स करे जाते हैं। ये था हमारा सफ़र, काफ़ी ही लंबा दिन था, काफ़ी थकान भरा सफ़र था, मेंटली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। हालांकि फिज़िकली उतना चैलेंजिंग नहीं था, हर रोज़ मैं जितने कदम चलता हूँ बैग उठा के, शायद उससे आज कम ही चलाऊँ, इससे ज़्यादा मैं फ़िज़िकल एक्सरसाइज हर रोज़ कर लेता हूँ। लेकिन मेंटली जितना ट्रेन करा ना इस दिन ने, मुझे नहीं पता अब कितने घंटों की नींद के बाद मैं थोड़ा सही फील करूँगा। पर मुझे नहीं पता आने वाले दिन क्या लेकर आने वाले हैं, बट यूक्रेन हैज़ टू ऑफर टू अस व्हाट द कंट्रीज गोना ब्रिंग टू आवर प्लेट्स, आई हैव नो क्लू। पहला जो दिन था मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, काफ़ी ओवरवेलमिंग, अच्छा नहीं था यार, सच बताऊँ ना, वो सिचुएशन मतलब अनवेलकम्ड फील होना किसी जगह पे, जबकि आप कोई क्रिमिनल नहीं है, आप बिल्कुल लीगल तरीके से हर चीज़ सही अपने साथ लेकर आए, उसके बाद भी हर इंसान आपको ऐसी नज़रों से देख रहा है जैसे आपने पता नहीं क्या गुनाह करे है, और आप उस जगह पे बिल्कुल भी वेलकम्ड नहीं हो, और बार बार आपके देश का नाम लिया जा रहा है, आपका सामान छेड़ा जा रहा है, बार बार आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सवाल जवाब करे जा रहे हैं, वही सवाल जवाब बार बार फिर से। मतलब अच्छी फीलिंग नहीं थी यार, थोड़ा इंसल्टेड डेफिनेटली फील हुआ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हुआ, पर ये पार्ट है ज़िंदगी का। मतलब मैं इसमें किसी को पर्सनली ब्लेम नहीं करना चाहता, जबकि उन्होंने हमसे पैसे भी लिए, रिश्वत भी ली, उसके बाद भी, लेकिन मतलब ये चीज़ जस्टिफाई नहीं हो जाती कि भी हमने रिश्वत दे दी तो हमारे साथ ये चीज़ नहीं करो, जो सही तरीका है उससे करो, तुम रिश्वत मांग ही क्यों रहे हो? मतलब तुम, ठीक है भाई, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, जो भी कुछ था, देश की हालत कोई बहुत ज़्यादा ठीक है नहीं, तो उनका भी शायद थोड़ा बहुत जायज़ होगा करना ना करना। ठीक है, इस वीडियो करते ही यहीं पे अंत, बहुत ज़्यादा थकावट है, तुरंत सोऊंगा, और कल अगर रिकॉर्ड कर पाए, अगर हम ओडेसा में कुछ कर सके या फिर यहाँ से कीव शहर का सफ़र तय कर सके, कीव शहर को देख सके, वो सभी चीज़ें आप लोग वीडियो के ज़रिए देखने वाले हो। अगर चीज़ें सब ठीक रहती है तो हम कुछ देख पाते हैं, कर पाते हैं, तो वरना मैं नहीं जानता भाई क्या होएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।